नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी जो होने वाली है, बीते वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड व्यक्ति सहायक व स्टेनोग्राफर परीक्षा वर्ष 2021 का है। और आज की क्लास में हम हिंदी के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के पोर्शन को कवर करा था और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हिंदी के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। हिंदी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का प्रश्न है उस प्रश्न की बात करें हम, तो अपने मित्रों बंधुओं को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। यानी जो अपने मित्रों और बंधुओं को जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र किस पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो पत्र जो आते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं भाई। पत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये दो प्रकार होते हैं पत्र के भाई। औपचारिक पत्र भैया कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो, उनको ही क्या कहा जाता है भैया, उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं भैया। अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, तो ये पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, उन्हीं को ये पत्र लिखा जाता है और वही पत्र क्या कहलाते हैं, हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रिश्तेदार दोस्तों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं भैया। बात करते हैं कार्यालय पत्र की। किसकी भाई, कार्यालय पत्र की अगर हम बात करें तो कार्यालय पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य एवं सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के हेतु संपादन हेतु लिखे जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सरकारी या कार्यालय पत्र कहते हैं भाई। ठीक है, अपने मित्रों व बंधुओं को जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस पत्र के अंतर्गत आते हैं, तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नमकीन। कौन सा भाई, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है भैया। किसमें पूछा गया है, जो पूछा गया है कि नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये हमसे पूछा गया है। तो नमकीन शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है भाई, तो इसमें ईन है भाई। कौन सा प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है भैया। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय किसे कहते हैं भैया, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय भैया अविकारी शब्द है। प्रत्यय कैसा शब्द है, तो प्रत्यय अविकारी शब्द है। प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा कृत प्रत्यय। कौन सा होता है भैया, एक होता है हमारा कृत प्रत्यय होता है और एक कौन सा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय के दो भेद हैं भाई। ठीक है, समझ में आ गया। जो शब्द के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, उन्हें ही प्रत्यय कहा जाता है। और अविकारी प्रत्यय कैसा शब्द है, तो प्रत्यय अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या करा नहीं जा सके, परिवर्तन नहीं किया जा सके, उन्हें ही क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगर उसको देखें, अगला हमारा क्वेश्चन क्या करा है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, क्या है भाई। किसका पूछ रहा भाई, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो घड़ा शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो होगा क्या भाई, 83 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, घट। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घट। तत्सम शब्द की बात करें, तत्सम शब्द क्या होते हैं भैया, तत्सम शब्द की बात करें, संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम, किससे भैया, तत् प्लस किससे भैया, सम से मिलकर बना है भैया, और जिसका अर्थ है उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं भाई। ठीक है, किसके भैया, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जानकी मंगल
के कवि कौन है भैया? किसके भाई? जानकी मंगल के कवि कौन है? तो जानकी मंगल के कवि हैं तुलसीदास। कौन है भैया? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो कहीं कहीं आपको 1511 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 1532 भी देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ? तो राजापुर उत्तर प्रदेश चित्रकूट में हुआ भैया। गुरु कौन थे तुलसीदास जी के? तो नरहरिदास कौन थे भैया? गुरु थे तुलसीदास जी के। ये राम भक्त कवि थे। तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि इन्होंने रामचरितमानस, जो कि रामचरितमानस की रचना इन्होंने किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की थी भाई। इसके अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल और गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं भैया। तुलसीदास को गोस्वामी एवं अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास को क्या क्या कहा जाता है भैया? तो गोस्वामी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है भैया? अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया अभी? तो अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग हमें तुलसीदास जी की रचनाओं में देखने को मिलेगी भाई। रामचरितमानस किस भाषा में इन्होंने लिखी है? तो रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? संपादक किसे कहते हैं भैया? ठीक है, 85 क्वेश्चन कह रहा है संपादक किसे कहते हैं? तो त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला को क्या कहते हैं भैया? संपादक कहते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 86 क्वेश्चन है भैया। एक कौन सा क्वेश्चन है? 86। सूरज कौन सा भैया? सूरज पूरब से उगता है किस प्रकार का वाक्य है? यह हमसे पूछा गया है भैया। सूरज पूरब से उगता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है भैया विधानवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है भाई ये। ठीक है, वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाक्य के? दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक होता है हमारा रचना के आधार पर भैया, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरे होते हैं भैया अर्थ के आधार पर वाक्य। ये वाक्य के दो भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? साधारण, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जब आपसे पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। और वाक्य के भेद पूछेगा तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं भाई। ठीक है, कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हो गए भाई? तो 8 हो गए। विधानवाचक वाक्य की बात करें, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाती है भैया। ठीक है, जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी उसी को क्या कहते हैं भाई? उसी को विधानवाचक वाक्य कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? विधानवाचक वाक्य हो गया भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 87 है। एक कहानी ये भी के रचनाकार है भैया। कौन से? एक कहानी ये भी के रचनाकार कौन है भाई? तो इसके जो रचनाकार है भैया कौन है? तो इसके रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। कौन है भैया? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1931 को मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ भाई? भानपुरा नगर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है भाई। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये लेखिका, कहानीकारक व उपन्यासकार हैं भाई। उपन्यास की इनकी बात करें तो इनका एक फेमस उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान और कलवा। ये क्या है? इनके फेमस उपन्यास हैं भाई। कहानी की बात करें, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु, इनकी क्या है भैया? ये कहानी है। और नाटक की बात करें, बिना दीवारों का घर, और बचपन का नाम इनका क्या था भाई? महेंद्र कुमारी। ठीक है, तो ये मन्नू भंडारी से कुछ संबंधित जानकारी है भैया। तो एक कहानी ये भी के रचनाकार है कौन है भैया? तो मन्नू भंडारी इसके रचनाकार हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? 88 क्वेश्चन हमारा। 88 क्वेश्चन कह रहा है भारत संघ की, क्या भैया? 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत संघ की राजभाषा कौन सी है भैया? तो भारत संघ की राजभाषा जो हमारी है वो क्या है? हिंदी है। कौन सी है भैया? हिंदी है भाई भारत संघ की राजभाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 89 क्वेश्चन। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था भाई। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्ति किस कवि की है भाई? ये हमसे पूछा गया है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति मंगलेश डबराल जी की है भाई। किन की है भाई? तो मंगलेश डबराल जी की ये पंक्तियां हैं भाई। मंगलेश डबराल जी की बात करें तो इनका जन्म कब होता है भाई? तो इनका जन्म 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पर होता है? तो टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है भाई। काव्य संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, जो एग्जाम में पूछा गया है, पहाड़ पर लालटेन इनका काव्य संग्रह है। इनके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु, ये इनके क्या भी है? काव्य संग्रह हैं। गद्य संग्रह की बात करें, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, इनके क्या है भैया? ये गद्य संग्रह है। यात्रा वृतांत की बात करें, एक बार आयोवा, या ये क्या है भैया? इनके यात्रा वृतांत हैं। और ओम प्रकाश स्मृति सम्मान इनको 1982 में मिला है। कब मिला है भाई? 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। और श्रीकांत वर्मा पुरस्कार इनको भी मिल चुका है भाई। 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जो रहने वाला है, उधो तुम ओत अति बड़भावी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की हैं। किनकी हैं भैया? सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं भाई। सूरदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1483 के आसपास का भाई, 1483 में सूरदास जी का जन्म हुआ है। और ये रूनकत्ता यानी आगरा के अंदर इनका जन्म हुआ है। और गुरु कौन है भैया? तो गुरु वल्लभाचार्य हैं। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में भैया। विधा विशेष की बात करें तो ये अष्टछाप कवि हैं और कृष्ण मार्गी कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? तो अष्टछाप कवि हैं और कृष्ण मार्गी कवि हैं भैया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सुरसरावली और कौन सी भाई? साहित्य लहरी, नल दंपति, इनकी क्या है भैया? ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बना था कि वात्सल्य रस का सम्राट कौन है भाई? तो सूरदास जी हैं भैया। और पुष्टि मार्ग का नायक व अष्ट सखा इन्हीं को कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1563 में होती है। कब मृत्यु होती है भाई? तो 1563 में सूरदास जी की मृत्यु होती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है भैया? किसके पूछा जा रहा है? यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं भैया? तो यूनिकोड फॉन्ट के फायदे हैं भैया, मानक कुंजी पटल में टंकण, ठीक है, सभी अत्यंत प्राचलन प्रणालियों में पठनीय, ये भी सही बात है। ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, ये भी सही बात है। तो सभी क्या है भैया? इसके यूनिफॉन्ट के फायदे हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 92, इनमें सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ठीक है, 92 पूछा गया है, इनमें सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये 92 में पूछा गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा हमारा संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है भाई। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93 क्वेश्चन कह रहा है भक्तिन के रचनाकार कौन है भाई? किसके रचनाकार पूछा गया है? तो भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो भक्तिन के रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है भाई? महादेवी वर्मा है भक्तिन के रचनाकार। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को। कब भाई? 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है अभी? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह इनकी कौन कौन सी भैया? तो निहार, रसीम,
निर्जा और सांदे गीत, दीपशिखा, इनके क्या हैं, ये प्रमुख काव्य संग्रह हैं। स्मरण की बात करें तो पद के साथी, इनका स्मरण है। कहानी की बात करें तो गिल्लू, इनकी एक प्रमुख कहानी है। निबंध संग्रह की बात करें, हिमालय, इनका एक निबंध संग्रह है। और रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये क्या है, इनके रेखा चित्र हैं। आधुनिक मीरा इन्हीं को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना है कि आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यामा काव्य के लिए 1982 में इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया, तो यामा के लिए दिया गया। यही ऐसे क्वेश्चन बना था कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया है भाई। तो याद रखना है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 94। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचार में शोर का मतलब क्या होता है। ठीक है, 94 क्वेश्चन पूछ रहा है कि संचार में शोर का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, संचार प्रक्रिया में बाधा। ठीक है, शोर का मतलब क्या होता है संचार में, तो संचार प्रक्रिया में बाधा होता है। अगला 95 क्वेश्चन है, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 क्वेश्चन कह रहा है कि अवधी बोली किस राज्य में बोला जाता है। तो ये जो बोला जाता है भैया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अवधी बोली कहाँ बोली जाती है, तो अवधी बोली जो बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भैया, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। किसमें भैया, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा गया है। तो सहयोग शब्द में जो उपसर्ग है हमारा, तो वो कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। और 96 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर होगा बी, सहा। सहयोग में क्या कौन सा होगा भैया, सहा उपसर्ग होगा भाई। ठीक है, 97 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 क्वेश्चन क्या है भाई, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है भैया। इसके प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है भाई। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा हरिशंकर परसाई। कौन है भैया, हरिशंकर परसाई है भैया, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, हरिशंकर परसाई की बात करें तो इनका जन्म कब होता है, 22 अगस्त 1900 कब भाई, 22 अगस्त 1929 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में। कब भाई, 22 अगस्त 1929 में इनका जन्म कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर होता है। किनका, हरिशंकर परसाई जी का भाई। ठीक है, निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह एक है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, और प्रेमचंद के फटे जूते। ये क्या है इनके, तो निबंध संग्रह है भैया। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, इनकी क्या है भैया, ये उपन्यास है भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इनके जो निबंध संग्रह है और उपन्यास है, यहीं से इनके क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंठीय व्यंजन का उदाहरण कौन सा है भैया। ठीक है, इनमें से कंठीय व्यंजन कौन सा है भैया। कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो कै वर्ग वाले हमारे क्या कैसे होते हैं भैया, तो कंठीय व्यंजन होते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। किसका भाई, 98 क्वेश्चन का। टय वर्ग वाले क्या कहलाते हैं, तो टय वर्ग वाले हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ग वाले क्या कहलाते हैं भैया, च वर्ग वाले हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग वाले हमारे ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प वर्ग वाले ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, और तय वर्ग वाले हमारे दंत्य व्यंजन कहलाते हैं भाई। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना होगा भाई। ठीक है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया भाई, आशीर्वाद, यह वाला हो गया। ठीक है, अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।